देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से मिलिट्री कोई डिसीजन नहीं ले सकती जब तक देश की सरकार डिसीजन ना ले। तो उन्होंने जाहिर है प्रधानमंत्री से कंसर्न मांगा होगा, इजाजत मांगी होगी, हमने इजाजत दी। मेरी शिकायत यह है कि बजाय ट्रम्प से सुनने के हम अपने देश के प्रधानमंत्री से या पॉलिटिकल लीडरशिप से सुनते कि सजेशन हो चुका है, हम फायरिंग नहीं करेंगे। वो हमने नहीं सुना। भाई आपके टीवी 9 ने क्या कैरी किया, ब्रेकिंग न्यूज, ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है। आपने, मैं देख रहा था, वो मुझे तकलीफ है। भाई ट्रंप कौन होता है? भाई हम बीजेपी के खिलाफ थे और हमेशा रहेंगे, मगर प्रधानमंत्री तो देश का है, तो उनको बोलना चाहिए था या फिर रक्षा मंत्री को बोलते। मगर वो हमको, दुनिया को और भारत को मालूम हो रहा है कि भाई रुक गया है सब चीज। तो वो बात गलत है, वो बात नहीं होनी चाहिए थी। वो पॉलिटिकल लीडरशिप को देखिए, अगर आप सरकार में है ना तो उसमें इकबाल भी होना चाहिए, और इकबाल ये कहता है कि रुतबा बोलिए, जिम्मेदारी के आप ऐलान करते। ठीक है, हम पाकिस्तान से ये नहीं चाह रहे थे कि आप जाकर पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ हो। हम गए 9 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनाइटेड नेशन ने बैन किया, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन को, वहां पे उनके हेडक्वार्टर्स पे हमने हमला किया। फिर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो फिर हमने दोबारा अपना हिफाजत के इक़दाम किए। तो ये अगर होता, अच्छा होता कि देश के प्रधानमंत्री या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात को बोलती कि ये हुआ है पाकिस्तान के डीजीएमओ के बात करने के बाद। मगर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो दुनिया के बड़े चौधरी बन चुके हैं, तो अब वो उन्होंने कर दिया, तो मुझे उस बात की शिकायत है। ठीक है, आप सबको बता दूं, जिस दिन ये अटैक हुआ, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो ओवैसी जी हमारे साथ ही श्रीनगर में थे और फिर वापस लौटे। अगले दिन उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड की। खैर, अब क्या, वो सब एक बड़ा पुराना मसला है। पाकिस्तान एक बेहद प्रोपेगेंडिस्ट नेशन है जब आतंकवाद का मसला आता है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, असहमति की बात आपने कही, कि शिकायत की बात आपने कही कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से क्यों पता चला, हमें इंडियन एस्टैब्लिशमेंट से क्यों नहीं पता चला। मुझे नहीं मालूम कि ये बातें आपने वहां चर्चा की या नहीं की। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपका अपना आकलन क्या है। क्या आप इस डेलीगेशन के जरिए जहां भी गए प्रोपेगेंडिस्ट पाकिस्तान को हरा पाए? जंग की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोपेगेंडिस्ट पाकिस्तान जो विक्टिम कार्ड खेलता है और लगातार ये स्टैंस बनाकर चलता है कि भारत में मुसलमानों को दबाया जाता है। ये पाकिस्तान की, देखिए, पाकिस्तान बहुत पुरानी है। पाकिस्तान जो कार्ड इस्तेमाल करता है कि वो एक मुस्लिम देश है और भारत एक मुस्लिम देश नहीं है, तो वो झूठ है, इसलिए कि ये देश का कोई मजहब ही नहीं है। ये देश का कोई मजहब ही नहीं है। नहीं, वो झूठ है। मुस्लिम के तौर पर नहीं, हम बोले हैं बात को जी। ये देश का कोई मजहब नहीं है। ये देश हर खुदा को मानने वाले को, अल्लाह को मानने वाले को मानता भी है, जो नहीं मानता उसको ही मानता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस न्यूट्रल है। संविधान में तो सब रिलीजन को, बल्कि माइनॉरिटीज को, उसमें चैप्टर 3 में तो आर्टिकल 29-30 का जिक्र है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा झूठा इसलिए है, जैसा आपने कहा, क्योंकि बलूचियों पर आप उनको मारते हैं, वो मुसलमान हैं। वो आप ईरानियन बॉर्डर पोस्ट पर आप हमला करते हैं, वो मुसलमान हैं। फिर आप तालिबान से वो जो डुरान लाइन पर झगड़ा चल रहा है, वो भी मुसलमान है। तो ये पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो यही है। तो उसको तो जानते हैं लोग कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है जो सच्चाई पर मुबन्नी नहीं है। और दूसरा उनका सबसे बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा तो आसिम मुनीर ने एक्सपोज कर दिया। सही बात। तो आसिम मुनीर ने जो पेंटिंग अपने प्राइम मिनिस्टर को दी, शहबाज शरीफ को दी, वो बेचारे, वो तो एक कई साल पुरानी चाइनीज मिलिट्री ड्रिल की फोटो थी। उन्होंने देखिए, इनकी झूठ को साबित करना बहुत आसान है। और हम उनको बताए कि सरकार बीजेपी की नहीं थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। 26/11 हुआ
तो कई हम ये 4 कंट्रीज में गए तो कई कंट्रीज हमसे कहा बातचीत क्यों नहीं करते उनसे आप। ने कहा कि हम बातचीत किए, हमको हासिल क्या हुआ। 26/11 हुआ तो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान गए, हमने उन आतंकवादियों को जो मारा गया था और एक जिंदा आतंकवादी को हमने पकड़ा था, उसके डीएनए सैंपल्स हमने दिए, उसका एड्रेस दिया। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ के आई विटनेस के स्टेटमेंट ले जाकर पाकिस्तान कोर्ट में दिए। हमने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दिए जो वेस्टर्न कंट्रीज ने और हमारे एजेंसीज ने रिकॉर्ड किए थे, जो लोग पाकिस्तान में बैठकर बोल रहे थे कि मारो भारत के नागरिकों को। कुछ नहीं हुआ। ये प्रोपेगेंडा देखिए, पाकिस्तान अगर इतना एक फेल्ड नेशन है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा झूठ है। मैं सिर्फ वापस ही इसी कोर पॉइंट पे आऊंगा। मकसद इस डेलीगेशन का था हिंदुस्तान की बात को अलग अलग लोग जाकर रखे। क्या आपको लगता है कि आप उस मकसद में सफल होकर आए? सीधा पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, हम जितने हमारे जय पांडा ने बड़ी मेहनत की, मुझे बोलने का मौका काफ़ी मिला वहाँ पर, दूसरे एमपीज को बोलने का मौका मिला। हम सब लोग बता रहे थे कि हम टेररिज्म के विक्टिम हैं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, और अपनी अपनी तरीके से हमने उनको समझाया। और मुझे लगता है कि हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट किए वहाँ पर अपने इन बातों से, अपनी इन दलीलों से, और पाकिस्तान के जो पास्ट हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, चाहे पठानकोट भी हो। और ये एक नया नाम है भाई, आसिम मुनीर की स्पीच है 15 मार्च की। फिर फरवरी 2024 में लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के बेटे की स्पीच है। और फिर हमने यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी 1262 को दिसंबर 23 में, मई 24 में और दिसंबर 24 में हमने कहा था कि ये लश्कर का नया नाम है TRF। हमने उनको बता दिया था कि अफसोसनाक बात है कि पहलगाम हुआ, तो और जाहिर है पहलगाम जब हुआ तो हम आपको यहाँ बैठकर हम बोल रहे हैं कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार को ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ पहलगाम। ठीक कार्तिक, आप लोगों ने अपनी बात दुनिया में बड़ी दमदार तरीके से रखी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आप लोगों ने इस पे चर्चा की, क्योंकि हमारे देश का एक स्टैंड था कि कश्मीर और पाकिस्तान का हाइफनेशन नहीं होगा और कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज नहीं किया जाएगा। जब आप लोग बात करने गए तो ना केवल हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कश्मीर की बात हुई, बल्कि वो हाइफनेशन भी हुआ। इसको फॉरेन पॉलिसी लेवल पे आप लोगों ने कभी चर्चा की, बात की कि इसको टैकल किया कैसे किया जाए? क्योंकि एक शिफ्ट हुआ है कार्तिक साहब, इसका सवाल का जवाब यस भी है और नो भी है। नो इसलिए है क्योंकि हम पाकिस्तान के बराबर नहीं हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा हाइफनेशन पाकिस्तान के साथ हो। मगर ये हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, पहलगाम में उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट आए हैं, तो जाहिर है उनका जिक्र तो करना पड़ेगा आपको। मगर अफसोसनाक बात यह है कि बादशाह सलामत जो अमेरिका में बैठे हैं व्हाइट हाउस में, रुक ही नहीं रहे हैं, बोले रहे मैंने कराया, मैंने कराया, मैंने कराया। तो अब उसका अब हमने ऑन अ सीरियस चलो, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से स्ट्रेटेजिक हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमको होती है, तो अब आपको बड़ा उसमें एहतियात से रहना पड़ेगा। मगर वो बोले जा रहे हैं, मगर हमारी MEA के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उनके DGMO ने हमसे बात की और गवर्नमेंट ने फैसला लिया। तो यस और नो उसका जवाब हो सकता है, मगर किसी हद तक यस हाइफनेट भी हो चुका है। अब हम उसको इनकार भी कर रहे हैं कि नहीं हमको आप हाइफनेट मत करिए पाकिस्तान के साथ। अमिताभ जी, एक चीज़ बड़ा डिस्टिंक्ट रहा कि सर्वदलीय बैठक हुई पहले, जो भी अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद कहा गया कि पार्लियामेंट जब ख़त्म हुआ उसके बाद कहा गया कि पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए। तो उसके बाद सरकार मुकर गई, ना पार्लियामेंट्री सेशन कराई, ना सर्वदलीय बैठक बुलाई। और भारत की जनता को ये बताना जरूरी था कि क्या हुआ, क्या ऐसे डेवलपमेंट हुए कि हमें 4 दिन में रुकना पड़ा, क्यों नहीं हम आगे बढ़े। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, हम OIC में क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि 2018 में सुषमा स्वराज जी गई थी, उस साल पाकिस्तान नहीं गया था। तो क्यों ना हम अपनी बात OIC में जाकर
एज एन ऑब्जर्वर जो हमें स्टेटस है उसको अपनी पुरजोर तरीके से पेश की जाए। क्यों हम ये मानते हैं कि ओआईसी में हम नहीं जाएं और दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री हैं हम, तो हम क्यों नहीं अपने आप को असर्ट करते हैं उस लेवल पे? देखिए, ओआईसी में भारत एक फाउंडिंग मेंबर है। फखरुद्दीन अली अहमद साहब गए थे रबात में जब हुआ था, और ऑब्जर्वर स्टेटस की आप बात कर रहे हैं, चाइना रशिया भी जाते हैं। और आप सही कह रहे हैं, जब लेट सुषमा स्वराज गई थी तो पाकिस्तान बॉयकॉट करा ओआईसी को, नहीं आया था। तो हम तो आपके प्रोग्राम में बैठकर हम मोदी सरकार से हम बोलेंगे कि आप भिजाइए डेलीगेशन को ओआईसी में, हम वहां पर अपना प्रेजेंस दिखाएं। ओवैसी साहब, आपका नाम भी ओवैसी साहब है और ओआईसी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ओआईसी हूँ, वो ओआईसी है, उसको मत मिलाइए। ओवैसी जी एक बार देख लेते हैं, वैसे एक बार देख भी लेते हैं, प्ले करिए जरा। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब का हृदय परिवर्तन हो गया। नहीं, ये लोग जानते नहीं है मेरे को, तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये बिहार में ढाका एक विधानसभा है जहाँ से हमने हमारे कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया। राणा रंजीत कैंडिडेट हमारे हैं, तो उनकी सभा में, और उस ज़माने में पूरा पहलगाम के बाद देश में गम और गुस्से की लहर थी, आज भी है। तो इसलिए हमने वो नारा लगाया। तो उसमें कोई उसमें राजनीति नहीं है। सही किया हमने, बुरी बात है। जो भारतीय नौजवान आपसे दूरी बनाते थे, ये सब देखने के बाद वो भी पाकिस्तान से कह रहे हैं ओवैसी थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है। नहीं, देखिए, अगर उनको टेढ़ा है लगता हूं मैं, तो टेढ़ा हूं, तो मैं सीधा होने की कोशिश नहीं करूंगा। अब जहां तक भारत की सालमियत का मसला है, टेररिज्म का मसला है, तो उसमें तो हम तमाम एक हैं, चाहे हम किसी पार्टी के हों, और यही हमारी सोच यही है। ओवैसी साहब, आपको शायद पता है या नहीं, लेकिन इस वक्त आप पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 हैं। चाहे वहां के नेता हो, मौलाना हो, दिन रात वो आपके बारे में जहर उगल रहे हैं। नहीं तो अच्छा है ना, तो कम से कम उनको मुझसे नफरत करने की बुनियाद पर उनको इस्लाम थोड़ा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप उनको क्या समझाना चाहते हैं इस्लाम के लिहाज से? अगर देखिए, आप नहीं समझा सकते उन लोगों को। जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, जो उनका डीप स्टेट है, जो उनका आईएसआई है, आप जितना भी करना है कर लीजिए, वो हमेशा भारत को तकलीफ पहुंचाने के मंसूबे बनाएंगे। ये बात दिमाग में हमको रखनी चाहिए। ये कभी, अभी जो अपने ही देश में, पूरी विश्व में 2 कंट्रीज में एक किस्म का पोलियो होता है, एक पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। 40% पॉवर्टी है, हाँ, 9% अनएम्प्लॉयमेंट है मस्जिद में, और 23 मिलियन बच्चे 6 साल के, 10 साल के दर स्कूल को नहीं जाते, और हर जगह जाकर वो भीख मांगते हैं। सऊदी अरब ने उनको अभी 2022 में $2 बिलियन का दिया, 23-24 में 14 बिलियन का एक्सटेंड कर रहे हैं, $800 मिलियन का ADB, 2 बिलियन का IMF। तो हर जगह जाकर ये लोग बोलते हैं कि बाबा झोली भर दे। पाकिस्तान को लेकर जो ओवैसी साहब ने कहा है, मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं आपको सुनाता हूं, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान भिखमंगा है, एक इंसानियत का दुश्मन है, पाकिस्तान का एटम बम छीन लो, लखवी जेल में रहते हुए बाप कैसे बन गया, असीम मुनीर को आपने जोकर कहा, बिलावल भुट्टो को आप मूर्ख कहते हैं, शाहिद अफरीदी को आपने कार्टून बोला, पाकिस्तान में नकल करने की अकल नहीं है। मैं और भी सुनाऊंगा, बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन ये आप सुनाएंगे। देखिए, एक बात याद रखिए, अब हम जब बीजेपी पे क्रिटिसाइज करेंगे ना, तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। ये कोई मुझे नहीं, देखिए, मैं फिर से बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि जितने भारत के एमपीज उस 60 डेलीगेशन में गए हैं, उन सब ने बड़े अच्छी तरीके से मेहनत की,
अपने अपने तरीके से बात को रखा है। और ये देखिए, ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है ये। हमको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। दोस्तों, आज की वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। इस गलती को हम में से अक्सर लोग किया करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग परेशान रहा करते हैं और अपना सच्चा और अच्छा साथी नहीं चुन पाते हैं। दोस्तों, अपनी बात का आगाज़ में इस शेर के साथ कर रहा हूँ। अजब रिवायत है इस मुआशरे की जिसे हम कभी समझ न पाए। अजब रिवायत है इस मुआशरे की जिसे हम कभी समझ न पाए। झूठ बोलने वाले मोतबर ठहरे, सच बोलने वाले ज़िल्लत के दाग पाए। अजीज़ साथियों, आप बताइए कि यह हकीकत नहीं है कि हम सच्चे इंसान को पहचान नहीं पाते हैं और झूठे लोगों के झांसे में आकर हम लोगों को जो है ज़िल्लत और रुसवाई का और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अजीज़ साथियों, हमारे ही बगल में बैठने वाले हमारे कुछ ऐसे लोग हुआ करते हैं जो कि झूठे होते हैं, जिनके मुंह से झूठ की बू निकलती है, मगर हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, झूठे लोगों की पहचान करना हो तो इस तरीके से आप उनको आज़मा सकते हैं। किसी परेशानी, अगर कोई परेशानी आप पर आ जाए, आप उसका जायज़ा ले सकते हैं। आपका सच्चा साथी, आपका वफ़ादार साथी अगर खुशी के दिन में आपके साथ रहेगा तो परेशानी के दिनों में भी आपके साथ रहेगा। जो इंसान खुशी के दिनों में आपके साथ रहे और परेशानी के दिनों में भी आपके साथ रहे, वो आपका सच्चा दोस्त है, वो आपका सच्चा साथी है। झूठा इंसान कभी आपका साथ नहीं देगा। झूठा इंसान सिर्फ अपनी परवाह करेगा, आपकी परवाह नहीं करेगा। उसे आपसे मतलब नहीं होगा, उसे आपकी दौलत से मतलब होगा, उसे आपकी प्रॉपर्टी से मतलब होगा, उसे आपकी सैलरी से मतलब होगा, उसे आपकी ज़ात से कोई मतलब नहीं होगा। और अगर आपका सच्चा दोस्त, सच्चा साथी होगा तो जैसे वो आपकी दौलत से प्यार करता होगा, उससे ज़्यादा आपकी ज़ात से प्यार करता होगा। इसलिए दोस्त ऐसा चुनो जो आपके सफ़र का भी साथी हो और जो आपकी खुशी का भी साथी हो, आपके गम का भी साथी हो। जिस जिस जगह आपको ज़रूरत पड़े, आपका दोस्त आपके कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहे। सच्ची दोस्ती इसको कहा करते हैं। आज लोग कितने इस माशरे में घूम रहे हैं जो कि झूठी मोहब्बतों का दावा करते हैं कि अगर तुझ पर कोई परेशानी आई तो जान लुटा दूंगा, मगर जब वक्त आता है अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। अपने भी, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि ज़रूरत पर भाई का साथ भाई छोड़ देता है। मगर जो आपका मुखलिस होगा, आपका सच्चा यार होगा, आपका वफ़ादार होगा, वो परेशानी में आपका साथ नहीं छोड़ेगा, अपनी जान दे देगा, मगर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हमें ऐसा साथी चुनना चाहिए जो हमारी खुशी में भी हमारा साथी हो और हमारे गम में भी हमारा साथी हो।